हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। एसके झा सर द्वारा निकाला गया यह समान विज्ञान का बुक जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी पे आधारित है और 2024-25 का न्यू एडिशन है। यह बुक बहुत ही अच्छा बुक है। हर एग्जाम के पर्पज़ से यह बुक बहुत अच्छा है। इस बुक का हर रोज़ सोल्यूशन कराया जा रहा है। सबसे पहले फिजिक्स का कवर हम लोग कर रहे हैं। फिजिक्स में 5 चैप्टर का सोल्यूशन करा दिया जा चुका है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला 5 वीडियो जरूर देखें और प्रतिदिन एक चैप्टर का सोल्यूशन कराया जाता है। आज का क्लास 6ठा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर जो है वृत्तीय गति एवं रैखिक गति, वृत्तीय गति एवं रैखिक गति और सरल आवर्त गति। आज वृत्तीय गति, रैखिक गति और सरल आवर्त गति का जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और जो चैनल पर नए हैं प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अर्थात वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रक बल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अपकेंद्रक बल पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। हम लोग जानते हैं कि अपकेंद्रक बल कहते किसको हैं। अपकेंद्रक बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया, उसे अपकेंद्रक बल कहते हैं। अपकेंद्रक बल का परिणाम अभिकेंद्रक बल के परिणाम के बराबर होता है, लेकिन दिशा दोनों का विपरीत होता है। कुछ अपकेंद्रक बल का उदाहरण है, उसको देखते हैं। दूध से मक्खन को अलग करना, यह अपकेंद्रक बल का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन में कपड़े को साफ करना, यह भी अपकेंद्रक बल का उदाहरण है। और अपकेंद्रीय पंप, यह भी अपकेंद्रक बल का उदाहरण है। अपकेंद्रक बल को हम लोग जान गए कि कहते किसको है। आप समझते हैं अभिकेंद्रक बल। अभिकेंद्रक बल क्या है? अपकेंद्रक बल अलग है और अभिकेंद्रक बल अलग है। तो अपकेंद्रक बल अभिकेंद्रक बल किसे कहते हैं उसको समझते हैं। अभिकेंद्रक बल को अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहा जाता है। अभिकेंद्रक बल को अभिकेंद्रक त्वरण भी कहा जाता है। अगर किसी पिंड समान चाल से वृत्तीय गति में चलता है तो परिणाम समान रहता है, लेकिन त्वरण बदलने के कारण वेग बदलता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्रक त्वरण कहते हैं। और इस कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रक बल कहते हैं। अभिकेंद्रक बल है उसे केंद्रामुखी बल भी कहा जाता है। अभिकेंद्रक बल को केंद्रामुखी बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल v दुगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्रक त्वरण कितना हो जाएगा? तो इसका अभिकेंद्रक त्वरण है वह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2, गर्दन के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को माथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है। यह किस बल के कारण होता है? तो अपकेंद्रक बल के कारण। दूध से मक्खन निकलना अपकेंद्रक बल का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रक बल पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगी? घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल कितनी होती है? तो π/30 डिग्री, π/30 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि है, तो जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है, यह किस कारण झुकी रहती है? तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए। आवश्यक उसमें जो अभिकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल चाहिए उसके लिए वह झुका रहता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थित गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब एक वस्तु एक समान
वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो कौन सा परिवर्तित होता है उसमें? तो दिशा का परिवर्तित होता है, दिशा में बदलाव आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लट्टू को घूमना किसका उदाहरण है? लट्टू किस बल पे घूमता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल पे। लट्टू का घूमना केंद्राभिमुखी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशि स्थिर रहती है वो वे क्या कहलाता है? तो 12 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ए और बी, चाल और गतिज ऊर्जा। चाल एवं गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान कितना होगा? तो कोणीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होगा? तो दिशा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो क्या होगा? इसमें अंदर की ओर त्रिज त्वरण है। इसमें अंदर की ओर त्रिज त्वरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। कभी कभी मोड़ पर घूमते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है उस समय क्या होता है? तो अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपकेंद्रक बल का अनुभव करता है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्रक बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? तो इस गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सरल रेखीय गति। घूर्णक गति में बल के अनुरूप है। घूर्णक गति में बल के क्या अनुरूप है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण है जो बल के अनुरूप है घूर्णक गति में। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करता है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलता है? तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदलता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समान वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपकेंद्री बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से क्रीम को अलग करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपकेंद्रीयकरण। अपकेंद्रीयकरण कहते हैं। और दूध से क्रीम निकलता है किस बल के कारण? तो अपकेंद्रक बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वीय त्वरण किसको तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्नलिखित संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किसमें
व्यक्त किया जाता है? तो 26 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में उसे व्यक्त किया जाता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिकेंद्री बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अभिकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं को केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, वह किस बल के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपकेंद्री बल के कारण। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण आरोप न हो तो उस वस्तु के कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण बराबर नियतांक होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों-ज्यों धागा अंगुली में लिपटती है त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाती है और उल्टा होने पर उल्टा होता है। अर्थात जब पत्थर को हम घुमाएंगे तो जब धागा हमारे अंगुली में लपटाएगा तो वह धागा की लंबाई छोटा होगा, अर्थात त्रिज्या कम होगा, तो उसका वेग बढ़ेगा। और अगर लपटा हुआ धागा को ऐसे मतलब उघाड़ेंगे तो धागा की लंबाई बढ़ेगा, यानी त्रिज्या बढ़ेगा। जब त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, यानी त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग कम होगा और वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगा। अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूमती रहती है तो वह धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है, तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है और उल्टा होने पर उल्टा हो जाता है। इस उदाहरण का भी वही नियम है। जब हाथ फैलाकर लड़की घूमती है तो उसका त्रिज्या ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा रहेगा तो कम उसका वेग कम स्पीड में घूमेगी, और जब हाथ सिकुड़ा लेगी तो त्रिज्या कम होगा तो वेग अधिक हो जाएगा। कुछ और उदाहरण है। अगला उदाहरण है, अगर किसी घूमती हुई सीढ़ी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है तो त्रिज्या नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग घट जाता है और उल्टा होने पर उल्टा हो जाता है। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है तो जब वह सूर्य के नज़दीक होता है तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है और दूर होने पर त्रिज्या अधिक रहने के कारण वेग कम हो जाता है। इसका मतलब है सूर्य के जो चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो सबसे नज़दीक सूर्य के रहते हैं तो उसका त्रिज्या कम रहेगा तो उसका वेग ज़्यादा रहेगा, और जो दूर रहेगा सूर्य से जितना दूरी पे दूसरा ग्रह है तो उसका त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सरल आवर्त गति के कुछ क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के कुछ क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक परवल वक्र होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रही है, महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा? तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण महत्तम होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड के अपनी मध्यम स्थिति में अधिक त्वरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 है, आयाम कहा जाता है। किसी पिंड के अपनी मध्यम स्थिति में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक साधारण लोलक का धातु का बॉल लकड़ी के बॉल में बदल दिया जाता है तब उसका समय अवधि क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यथावत रहेगी, मतलब जो पहले रहेगी वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उसे आयाम कहा जाता है।
एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा? तो कम हो जाएगा। जब वह खड़ी होकर झूलेगी तो समय कम लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। एक समान हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होगा जब वह अपने से होकर गुजारती है। जब वह अपने से होकर क्या गुजारेगी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंतिम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में खड़ी है। जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो झूले का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जब झूला में खड़ी है और झूल रही है फिर बैठ जाएगी तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना कब हो जाता है? इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थान में होगी? सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थान पे होगी? तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो इसका आवर्तकाल पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? तो अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाता है, मतलब अवधि बढ़ेगी तो घड़ी स्लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण पर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि एक समान लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, और पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर पीछे 5 क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वह 5 वीडियो जरूर देखें। और हर रोज इस फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर एक चैप्टर रोज सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।